हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी पर सरकार का आरोप, सीएम रिलीफ फंड से तारा कंपनी को दिए 6.21 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार एक और संकट में फंस गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि ममता सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों से घोटाले में फंसी तारा टीवी कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी दी है। भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि मई 2013 से लेकर अप्रैल 2015 के बीच तारा टीवी के कर्मचारियों की सैलरी के लिए हर महीने सीएम रिलीफ फंड से 27 लाख रुपए दिए गए। इस दौरान तारा टीवी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन को 6.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकारी फंड से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने का यह पहला मामला है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन बोले, कन्हैया कुमार, सहला राशिद और उमर खालिद के साथ हो रहा है दुश्मनों जैसा व्यवहार, नापसंद व्यक्ति को बताया जा रहा है आतंकी। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होते जाने को लेकर रोष प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मनमाने तरीके से राजद्रोह के आरोप थोप कर लोगों को बगैर मुकदमे के जेल भेजा जा रहा है। हालांकि अक्सर ही सेन की आलोचना के केंद्र में रहने वाली भाजपा ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने इस बात पर दुखद चिंता जताई है कि कन्हैया कुमार, शैला राशिद और उमर खालिद जैसे युवा कार्यकर्ताओं के साथ अक्सर दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले कन्हैया या खालिद या शैला जैसे युवा एवं दूरदृष्टि रखने वाले नेताओं के साथ राजनीतिक संपत्ति की तरह व्यवहार करने के बजाय उनके साथ दमन योग्य दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि उन्हें गरीबों के हितों के प्रति उनकी कोशिशों को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना स्ट्रेन यूके से सावधान, सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन बढ़ाई। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन से सावधान रहने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक भारत में भले ही कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं, लेकिन विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में उछाल आया है। इसे ध्यान में रखते हुए निगरानी, रोकथाम और सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए देश में लगातार एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन में लागू नियमों का लगातार सख्ती से पालन जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। असम में अब सरकार के पैसे से नहीं चलेंगे मदरसे, सदन में पेश हुआ बिल। जी हां दोस्तों, सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने संबंधित विधेयक को असम सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसे पेश किया है। असम निरसन विधेयक 2020 में 2 मौजूदा कानूनों, असम मदरसा शिक्षा कानून 1995 और असम मदरसा शिक्षा कानून 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है। शर्मा ने कहा है कि विधेयक निजी मदरसों पर नियंत्रण और उसको बंद करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बयान में निजी शब्द गलती से शामिल हो गया। उन्होंने कहा है कि सभी मदरसे उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के लिए प्राइवेट अस्पतालों में रिजर्व होंगे सिर्फ 60% आईसीयू बेड। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से नए कोरोना संक्रमण केसों में भारी कमी आई है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व आईसीयू बेडों की संख्या को 80% से घटाकर 60% करने का फैसला
फैसला किया है। गौरतलब है कि दिवाली के समय दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेडों को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था। उस वक्त दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैठक से ठीक एक दिन पहले बड़ी तारीख, अब 30 को होगी किसानों और सरकार के बीच बातचीत। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगली बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। सरकार की तरफ से इस बाबत किसान संगठनों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच बेहद अहम बैठक हुई। इसी बैठक के बाद किसानों के साथ अगली बैठक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सूचित किया गया है कि तीनों नए कृषि कानूनों के साथ ही सरकार किसानों के उठाए गए मुद्दे, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में सालाना 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों से जबरन कबूल करवाया जाता है इस्लाम धर्म। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सालाना 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। बिना सहमति और कानूनी रूप से शादी के लिए कम उम्र की लड़कियों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन के दौरान इन मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस दौरान लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है और परिवार कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। लड़कियों के तस्कर इन दिनों अधिक सक्रिय हो गए और इंटरनेट पर लड़कियों को खोज रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस महीने पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण पैदा हुई चिंता का देश घोषित किया था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नेपाल पहुंचे जिनपिंग के दूत का विरोध प्रदर्शन से हुआ स्वागत। सड़कों पर उतरे लोगों ने लगाए चीन विरोधी नारे। जी हां दोस्तों, नेपाल के राजनीतिक संकट को सुलझाने के नाम पर चीन द्वारा की जा रही दखलंदाजी से काठमांडू में चीन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और बैनर पोस्टर भी लहराए। इन पोस्टरों में चीनी हस्तक्षेप बंद करने के साथ ही ड्रैगन द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लौटाने की मांग की गई है। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुए हैं जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ एझाओ नेपाल के राजनीतिक विवाद को हल करने के मिशन पर काठमांडू पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए बीजेपी का मुझ पर भारी दबाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राउत ने कहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता मुझसे मिलकर महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देने के लिए मुझे समझाने की लगातार कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने मुझे राजपा और शिवसेना के 22 विधायकों की सूची भी दिखाई है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं, वहीं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अलीबाबा पर कार्रवाई के बाद खौफ में चीन की टेक कंपनियां, 2 दिन में ही डूब गए 15 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार अब टेक्नोलॉजी कंपनियों पर शिकंजा कसने की ओर कदम बढ़ा रही है। जैक मा की कंपनी अलीबाबा ग्रुप और एंट ग्रुप पर कार्रवाई के बाद अब चीन की दूसरी टेक कंपनियां भी सतर्क हो गई हैं। चीन की इन सभी बड़ी कंपनियों को महज 2 दिन में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल चीन के मार्केट रेगुलेटर्स ने ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ एकाधिकार रोधी जांच शुरू करने की घोषणा की है। इसका असर अब अलीबाबा के साथ दूसरी टेक कंपनियों पर भी पड़ने लगा है। दूसरी टेक कंपनियों को भी लगने लगा है कि वो भी एंटी ट्रस्ट जांच के दायरे में आ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्याज एक्सपोर्ट को सरकार ने दी मंजूरी, 1 जनवरी से लागू होगा ऑर्डर। जी हां दोस्तों, प्याज एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आज 1 जनवरी 2021 से सभी तरह के प्याज के एक्सपोर्ट्स के लिए मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि बेंगलोर रोज और कृष्णापूर्णम प्याज का एक्सपोर्ट भी 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है। इससे पहले अक्टूबर में सरकार ने प्याज के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया था ताकि 31 मार्च 2021 तक 10,000 टन के 2 प्रकार के प्याज के एक्सपोर्ट्स की परमिशन दी जा सके। विदेश व्यापार महानिदेशक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर और बेंगलोर रोज प्याज और कृष्णपूर्णम प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली सहित 3 राज्यों में 3 दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम विभाग की चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले 1-2 दिन शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हिमाचल और कश्मीर में 3 दिन बर्फबारी के साथ हल्की बारिश होगी। यहाँ कई इलाकों में पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाओं से दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना है। इन इलाकों में बारिश के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 21वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों 2021 में सोना नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक्सपर्ट्स सोने को लेकर काफी पॉजिटिव और बुलिश हैं। यही वजह है कि क्रिसमस की छुट्टी के बाद सोने के भाव बढ़े हुए हैं। MCX पर सोने का फरवरी वायदा 400 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा मजबूत होकर 50,500 रुपए के करीब कारोबार करता दिखा है। इसके पहले ट्रेंडिंग सेशन में MCX पर सोना 85 रुपए कमजोर होकर 50,064 पर बंद हुआ था। पिछले ट्रेंडिंग सेशन में सोना 50,000 के नीचे भी फिसला था और 49,878 रुपए प्रति 10 ग्राम का दिन का निचला स्तर भी छुआ था। वहीं बात करें चांदी की कीमतों की, तो आज चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई। MCX पर चांदी के मार्च वायदा में करीब 1980 रुपए की तेजी देखने को मिली है और यह 69,500 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। इसके पिछले ट्रेंडिंग सेशन में चांदी हल्की गिरावट के साथ 67,509 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। पिछले ट्रेंडिंग सेशन में रेट 67,000 के नीचे 66,682 तक भी फिसली थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, निवेशकों ने कमाया 1.84 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भी जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी रहा। यही कारण है कि सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र के बाद बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। मेटल और फाइनेंशियल स्टॉक में सपोर्ट की वजह से निफ्टी 13,850 अंक के ऊपर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 380 अंक यानी 0.81% चढ़कर 47,353.75 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 123.90 अंक यानी 0.90% की बढ़त के साथ 13,873.20 पर बंद हुआ। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।